हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज फर्स्ट के बारे में, जिसमें कि 10 एमसीक्यूज होंगे। और ये 10 एमसीक्यूज जो यूपीएससी का सिलेबस है, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर, इन दोनों से ही रिलेटेड होंगे। जनरल स्टडीज में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह से, और कुछ एमसीक्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड इस सेगमेंट में होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे कि न्यू दिल्ली को जब इंडिया की कैपिटल बनाया गया। सेकंड पॉलिटिकल इवेंट यहाँ पे दिया गया कोमा घाटा मारू का इंसिडेंट। और थर्ड पॉलिटिकल इवेंट यहाँ पे दिया गया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। और फोर्थ दिया गया जब महात्मा गांधी इंडिया में आए थे। तो इन चारों पॉलिटिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। और उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे न्यू दिल्ली का जब कैपिटल बनाया गया तो ये हुआ था 1911 में, 1911 में। उससे पहले ब्रिटिश टेरिटरीज में जो इंडिया थी उसकी कैपिटल कैलकाता या फिर कोलकाता जिसको अभी हम बोलते हैं, वो हुआ करती थी। पर 1911 में न्यू दिल्ली को इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनाया गया था। उसके बाद जो कोमा घाटा मारू का इंसिडेंट है ये 1914 का, 1914 का एक इंसिडेंट है। उस टाइम पे ये एक जापानीज का, मतलब इसको हम स्टीम शिप बोल सकते हैं, जिसका नाम था कोमा घाटा मारू। और इस शिप में ब्रिटिश राज के जो इंडियन सिटीजन्स जो थे उन सबको कनाडा लाया जा रहा था, बट उनकी एंट्री को डिनाई कर दिया गया था और फोर्सफुली उनको कैलकाटा रिटर्न किया गया था। ठीक है, ये हुआ था 1914 में। और थर्ड है यहाँ पे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन जो था वो हुआ था 30 दिसंबर 1906 को, 1906 में ढाका में हुआ था। और इसके जो मेन फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें है, एक हैं जैसे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खान, जो है ये मेन इसके प्रोमिनेंट फाउंडिंग मेंबर्स थे। और जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया में आए थे 1915 में, 1915 में 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, और इंडिया में बॉम्बे में ये लैंड हुए थे। तो इनको अगर सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले हुआ था मुस्लिम लीग 1906 में। ठीक है, उसके बाद में 1911, फिर 1914 और फिर 1915। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशन, जैसे हिमाद्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये रिसर्च स्टेशन दिए गए। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से रिसर्च स्टेशन हैं जिनको कि इंडिया के द्वारा, जो अंटार्कटिक रीजन है, जैसे ये ग्लोब होता है तो इसका जो नॉर्थ पोजीशन है, नॉर्थ पोल होता है, इसको आर्कटिक रीजन बोलते हैं। और जो साउथ पोल वाला रीजन होता है इसको अंटार्कटिक रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च स्टेशन सेटअप किए गए हैं, तो एक एक करके अगर हम बात करें, जैसे हिमाद्री जो है ये इंडिया का एक ऐसा रिसर्च स्टेशन है जिसको कि इंडिया के द्वारा आर्कटिक रीजन में, नॉर्थ पोल वाले रीजन में सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। उसके अलावा जो भारतीय है इसको 2012 में, 2012 में इंडिया के द्वारा जो अंटार्कटिक रीजन है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। उसके अलावा जैसे दक्षिण गंगोत्री है, ये इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है जिसको कि अंटार्कटिक रीजन में, मतलब इंडिया का एक इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम था उसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये साउथ पोल से 2500 किलोमीटर, मतलब 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और इसको सक्सीड किया गया था मैत्री के द्वारा। ठीक है, जो मैत्री रिसर्च स्टेशन है उसके द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो आर्कटिक रीजन में, और बाकी तीनों जो है वो अंटार्कटिक रीजन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी 2, 3 एंड 4 ओनली। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 है जिसमें कि स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात की जाती है, उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि कुछ बॉडीज दी गई हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स दिए गए हैं, या फिर नवरत्न है, जो भी ओएनजीसी वगैरह टाइप की जो भी नवरत्न कंपनीज हैं उनके बारे में दिया गया है सेकेंड स्टेटमेंट। और थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो कि आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए काम कर रही है। तो इन तीनों में से कौन कौन सी या कौन सी बॉडीज जो हैं वो आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर जो स्टेट की डेफिनेशन दी जाती है उसमें कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं। तो जैसे कि हमें पता है सेंट्रल की जितनी भी बॉडीज होती हैं
या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज होती हैं वो सब तो इसमें आती ही है। नवरत्न जो है वो पीएसयूज हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो ये तो ऑब्वियसली आएंगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी ऑब्वियसली आएंगे। बट 1980s में 1980 में एक केस था, ठीक है, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीबी का केस था 1980s का। उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि कोई भी प्राइवेट बॉडी या फिर कोई भी प्राइवेट एजेंसी अगर स्टेट के काम को कर रही है, मतलब स्टेट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, तो वो भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 है उसके अंडर की जो स्टेट की डेफिनेशन है उसके अंडर उसको भी डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है टीजर लोन्स के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे कि ये टीजर लोन्स एक्चुअली में होते क्या है। तो टीजर लोन्स बेसिकली हम उन लोन्स को बोलते हैं जो कि इनिशियली जब स्टार्ट किए जाते हैं, जब लोन दिए जाते हैं, तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है कुछ सालों तक, स्टार्टिंग के कुछ पीरियड तक। कुछ फिक्स होता है बेसिकली वो जो टर्म होता है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर ज़्यादा होती जाती है उस अकॉर्डिंग ही जो उनकी इंटरेस्ट रेट है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। तो उस टाइप के लोन्स को ही हम टीजर लोन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्वे कमेटी के बारे में। कार्वे कमेटी जिसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था। तो ये जो कार्वे कमेटी है किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि पॉवर्टी एस्टिमेट से रिलेटेड है, या फिर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, या फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके प्लान को फ्रेम करने से रिलेटेड है, या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो जो कार्वे कमेटी थी इसको 1955 में 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको बेसिकली विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कार्वे कमेटी है इसका दूसरा नाम है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। और यहाँ पे बेसिकली स्मॉल स्केल पे जो भी इंडस्ट्रीज थी उन सबको रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी को देखा गया था 1955 में इस कमेटी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। विलेज या फिर स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं उन सब के हेल्प से जो रूरल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए या फिर उसकी पॉसिबिलिटी को देखने के लिए जो कार्वे कमेटी थी उसको 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली एक रीसेंट इवेंट के बारे में पूछा गया है कि अभी रिसेंटली एक ऑर्किड का स्पीसीज जिसको कि इलोफिया ऑब्ट्यूस या फिर उसको ग्राउंड ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है, रिसेंटली इंडिया में उसको रीडिस्कवर किया गया था 100 साल से ज़्यादा पीरियड के बाद में। वो विलुप्त हो गया था बीच में, बट अभी रिसेंटली उसको किस स्टेट में रीडिस्कवर किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया। तो अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे एक दुधुआ टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे इसको अभी रिसेंटली वाइट फ्लावर्स जो हैं या फिर इसको की जो मतलब ये वाइट टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि ब्राइट पिंक के ह्यूज होते हैं। तो इस टाइप के जो फ्लावर्स हैं जब ऑर्किड के जो स्पीसीज हैं जिनका नाम इलोफिया ऑप्ट्यूस है, उनको अभी रिसेंटली डिस्कवर उत्तर प्रदेश के जो दुधुआ टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पे किया गया था। और इंडिया में ये जो स्पीसीज हैं इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में लिस्ट किया जाता है। और इनका जो लास्ट रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था 1902 में 1902 में, और वहाँ पे पीलीभीत में इनको लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था। और ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली इनका जो बोला जाता है इंडिया में ओरिजिनली 19th सेंचुरी में ये उत्तराखंड में पाए जाते थे। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अभी रिसेंटली इनको उत्तर प्रदेश का जो दुधुआ टाइगर रिजर्व है वहाँ पे रीडिस्कवर किया गया है 100 सालों के पीरियड के बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यहाँ पे रिलेटेड है। कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एसोसिएशंस दी गई हैं जैसे कि महद सत्याग्रह या फिर मूक नायक है या फिर जैसे हरिजन सेवक संघ जो है। इन तीनों में से किसको या फिर इन तीनों में से एक या एक से ज़्यादा जो हैं उन सब में से किसके साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एसोसिएशन है उनके द्वारा स्टार्ट की गई, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं।
तो जैसे कि महद सत्याग्रह जो है इसको स्टार्ट किया गया था 1927 में, 1927 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसमें बेसिकली जो हिंदू कास्ट जो होती है उसके जो रिग्रेसिव कस्टम्स जो होते हैं, जैसे हाई क्लास लो क्लास, हाई क्लास के लोगों के लिए जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो सारे लो क्लास वाले होते हैं। तो इस टाइप का जो भी रिग्रेसिव कस्टम्स थे उन सबको चैलेंज करते हुए ये सत्याग्रह 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जो ये मूक नायक है जिसको कि म्यूट हीरो के नाम से भी जाना जाता है, ये बेसिकली एक मराठी वीकली पेपर था जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में 1920 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें बेसिकली जैसे सोसाइटी में जो भी अनटचेबल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको इस जो मूक नायक थी इसमें शेयर किया जाता था। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अनटचेबल्स थे उन सब के लिए एक वॉइस की तरह काम किया था मूक नायक ने। और थर्ड है हरिजन सेवक संघ। जो हरिजन सेवक संघ है इसको 1932 में 1932 में स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। इसका मेन पर्पस था कि जो अनटचेबिलिटी इंडिया में थी उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सके, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा एक बहिष्कृत हितकरणी सभा स्टार्ट की गई थी 1924 में 1924 में, जिसमें बेसिकली जो दलित होते हैं उनकी क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्या क्या उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, उन सबको गवर्नमेंट के सामने रखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकेंड भी सही है और थर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि ग्लायोफोसेट या फिर अट्राजाइन या फिर बुटाक्लोर जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी रिसेंटली जुलाई मंथ में, जुलाई 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। तो ये बेसिकली हैं क्या? तो ये बेसिकली इनको वीडीसाइड हम बोल सकते हैं या फिर जैसे एंटी वीड हम बोल सकते हैं। वीड प्लांट्स जो होते हैं उनको किल करने के लिए जो ग्लायोफोसेट या अट्राजाइन या फिर बुटाक्लोर जो है इन सब का यूज़ बेसिकली किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली जो मिलिटेंट ग्रुप्स और उनसे एसोसिएटेड कंट्रीज का पेयर एक दिया गया है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये पेयर सही है या फिर गलत है। जैसे हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप्स है जो कि ऑब्वियसली लेबनान में है, ठीक है। उसके अलावा हौथीस है वो यमन में है और बोको हराम जो है वो नाइजीरिया में, ठीक है। नाइजीरिया का एक मिलिटेंट ग्रुप है। उसके अलावा जो अल शबाब है वो सोमालिया का एक मिलिटेंट ग्रुप है। ये सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं 2020 में, स्टार्टिंग से जनवरी मंथ से ही काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो इस वजह से बेसिकली इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ये जो पेयर्स हैं सब करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली जीसीसी जिसको कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन बोल सकते हैं हम इसको। इसमें ज़्यादातर जो भी मतलब पर्शियन गल्फ के जो भी अरब स्टेट्स हैं सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं एक्सेप्ट इराक। इराक को छोड़ के बाकी सब पर्शियन गल्फ की जो भी अरब स्टेट हैं, अरब कंट्रीज हैं, वो सब इसके मेंबर्स हैं। जैसे कि बहरैन है या फिर कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। मतलब टोटल इसके 6 मेंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें बेसिकली हमें यही देखना है कि कौन इसका मेंबर नहीं है इन 5 में से। तो बहरैन है, ईरान नहीं है, उसके अलावा ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और उसके अलावा यूएई भी इसका मेंबर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड को छोड़ के बाकी सब। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज है उससे रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।